बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 का क्लास 8 का चैप्टर 12 फ्रिक्शन। तो हम इसमें पढ़ चुके थे फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। और मैं आपको बता चुकी थी कि फ्रिक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और भी मैंने कई टॉपिक्स आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी हम फ्रिक्शन की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं या फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है। चलिए पढ़ते हैं। इट एबल टू अस राइट ऑन पेपर, ठीक है। जो हम पेपर में लिख रहे हैं या बोर्ड में लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, पेपर पे लिख रहे हैं, ये सब किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो यानी फ्रिक्शन हमें राइट करने में, लिखने में मदद करता है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। आगे बढ़ते हैं। इट एबल अस टू होल्ड पेन, और जो हम पेन को होल्ड करके रखते हैं उसके लिए भी ये हमें मदद करता है। इट एबल अस टू वॉक, जो हम चल रहे हैं वो भी किसके कारण है? फ्रिक्शन के कारण। ये मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था। इट होल्ड स्क्रू इन वुड्स, ठीक है। ये क्या करता है? जो स्क्रू होते हैं उसको वुड्स में होल्ड करके रखता है, फ्रिक्शन। इट अलाउ डिशेस टू स्टैंड ऑन टेबल एंड एनी मैनी मोर, और फ्रिक्शन के कारण ही हम कोई भी चीज़ जो है स्टेशनरी चीज़ है, स्टेशनरी यानी रेस्ट में कोई भी चीज़ है, उसको वो स्टैंड, उस ऑब्जेक्ट पे स्टैंड रहने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड करता है, उसी को तो हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए डिसएडवांटेजेस क्या होता है फ्रिक्शन का। देख कि जो हमारी एनर्जी होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमारी कई ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो हमें काम करना था, जो हमें एनर्जी वर्क में लगानी थी, अब वो फ्रिक्शन में लग रही है ना। तो हमारी कई ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो वेस्ट हो जाती है। और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन जब हम चलते हैं तो हमारे शूज़ में भी फ्रिक्शन वर्क करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं? हमारे शूज़ में घिसड़ पड़ती है और हमारे शूज़ ख़राब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि चप्पल वगैरह टूटने लगती है अगर ज़्यादा टाइम हम इस्तेमाल करें, या ख़राब होने लगती है, वो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। आगे बढ़ती है। हीट प्रोड्यूसेस। अब देखिए जब दो मशीनें आपस में वर्क कर रही हैं, ठीक है, तो क्या होता है? रब कर रही हैं, तो उसमें भी एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब फ्रिक्शन फोर्स के कारण उसमें एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हीट एनर्जी की वजह से मशीन्स के जो पार्ट होते हैं, रबर पार्ट जो होते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं। रबर पार्ट्स में आपने देखा होगा जनरली जो रबर होता है वो हीट की वजह से गलने लगता है, पिघलने लगता है ना। तो ये था हमारे फ्रिक्शंस के डिसएडवांटेजेस। आगे पढ़ते हैं टॉपिक फ्लूइड्स। व्हाट इज़ फ्लूइड? देखिए गैसेस और लिक्विड को ही हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब जनरली ये होता है जो फ्लो कर सके, ठीक है। सॉलिड तो फ्लो नहीं कर सकते, पर लिक्विड एंड गैसेस फ्लो कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं फ्लूइड्स। दीज फ्लूइड्स ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन फ्रिक्शंस। अब फ्लूइड्स की वजह से भी एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन, या हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड्स। अब देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है, फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है इसमें द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। अब क्या है? जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की फ्लूइड के रिस्पेक्ट में, वो कैसे है, वो भी डिपेंड करती है। द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप भी ऑब्जेक्ट की डिपेंड करती है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स पे। द नेचर ऑफ फ्लूइड, अब फ्लूइड भी कैसे होने चाहिए? विस्कस नेचर के होने चाहिए, यानी फ्लो होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा पानी जो होते हैं वो डेंसिटी कम होती है उनकी, पानी की, है ना, तो इसलिए वो आसानी से फ्लो कर पाते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या है? पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा पास नहीं होते, ठीक है, तो इसलिए वो क्या है? वाटर आसानी से फ्लो कर जाता है ना। अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, क्या कीजिए, कार्डबोर्ड लीजिए आप, ठीक है, उसमें 1 ड्रॉप तो वाटर की डालिए, 1 ड्रॉप ऑयल की, और 1 ड्रॉप डालिए हनी की, शहद की, ठीक है, और फिर उसको थोड़ा टेढ़ा करके देखिए, तो आप देखेंगे कि जो ड्रॉप होगी वाटर की वो बहुत जल्दी स्लाइड हो जाएगी, है ना। और पर जो ऑयल की होगी वो थोड़ी धीरे धीरे होगी, और जो हनी की होगी, शहद की जो होगी, वो बहुत धीरे धीरे होगी। तो इसी को हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो थोड़े कम पास होते हैं,
तो इसकी वजह से वो एक उसको अदर मॉलिक्यूल को एक फ्लो करने की जगह मिल जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नेचर पे भी डिपेंड करता है क्या, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लूइड। किसकी नेचर पे? फ्लूइड्स की नेचर पे। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड्स। अब क्या है? मोर इज द स्पीड ऑब्जेक्ट मोर इज द फ्रिक्शन। अब जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की, उतनी ही ज़्यादा वो फ्लूइड फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ डिपेंड अपॉन द शेप ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है वो किस शेप पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब जब आगे हम जो नए टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे भी कि हमें किस तरह शेप्स को डिज़ाइन किया जाता है फ्लूइड्स फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, द नेचर ऑफ फ्लूइड्स, मोर द पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट मोर इज़ द डेंसिटी। और क्या होगा कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स पास होंगे उतना ज़्यादा वो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोज होंगे वो उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी और उसमें उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना। क्यों? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जो फोर्स हमें मोशन में अपोज कर रहा है, राइट, जो फोर्स हमें मोशन करते हुए अपोज कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे पास उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, और अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो मोशन होगा फ्लूइड का उसको अपोज करेगा। तो इट मीन्स क्या हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है ना, अगर पार्टिकल्स पास है। चलिए ठीक है, समझ में आया आपको कि किस तरह कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्लूइड्स पे। आगे देखते हैं हाउ टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। अब कैसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स। अब क्या कर सकते हैं हम, अगर ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेशल शेप दे दें तो हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो सकता है। जैसे दैट इज दे आर मेड स्ट्रीमलाइन। आपने देखा होगा कि जो बोट्स वगैरह होती है वो वाटर पे चलती है, ठीक है, तो वाटर उस पर एक फ्रिक्शन लगा रहा होगा, और उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, जो बोट होती हैं वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है। जैसे फिशेस होती हैं, क्या होता है स्ट्रीमलाइन शेप, कि वो एंड से तो नैरो होती हैं, यानी एंड से तो पतली होती हैं पर बीच से वाइडर होती है, चौड़ी होती हैं। जैसे फिश की आपने देखी होगी एक शेप, उसी तरीके से हम उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये हमारे आज इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है और आज के लेक्चर का भी लास्ट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी तक हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते आए हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है ना, और फ्रिक्शन पे क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा फ्लूइड फ्रिक्शन, फिर फ्लूइड फ्रिक्शन पे क्या चीज़ डिपेंड करती है और उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। आगे हम जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। 3 मेन टाइप्स होते हैं फ्रिक्शन के। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए आगे एक एक ध्यान से पढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज़ द फ्रिक्शन विद कम्स इनटू द नोटिस व्हेन वन बॉडी इज जस्ट कांटेक्ट। देखिए मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। आइए देखिए, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जब दो ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो उसमें फ्रिक्शन काम करता है, और उसी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है कि अगर आप क्या कीजिए, एक सरफेस लीजिए, उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखिए और उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। तो अब जैसे ही आप उसको टेढ़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, जिस तरफ ढलान होगी उस तरफ वो स्लाइड होने लगेगा। स्लाइड हो रहा है और धीरे धीरे होगा तो वो क्या होगा, उस पर तभी एक फ्रिक्शन काम कर रहा है। और जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड होती है, ठीक है, एक स्लोप में स्लाइड होती है, तो उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शनल। क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शनल के लिए। अब आपने देखा होगा कि अगर हम वो रोड पे साइकिल चला रहे हैं तो क्या है, जो हमारे व्हील्स होते हैं बाइसिकल्स के वो रोड पे रोल करते हैं, ठीक है, और वो रोल कर रहे हैं, यानी अगर वो सरफेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो सरफेस एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है पर जो उसमें मोशन हो रहा है वो रोल में हो रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है,
तो उसमें कैसा फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है बच्चों? रोलिंग फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन लगता है उस पर? रोलिंग फ्रिक्शंस। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको डायग्राम की मदद से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, चलिए। तो मैं आपको बता रही थी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज़ द फ्रिक्शन विच कम्स इनटू द नोटिस व्हेन वन बॉडी इज जस्ट इन कांटेक्ट विद अदर बॉडी। ठीक है, बट देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन। इसमें क्या है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में तो है, ठीक है, यानी उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है, पर उसकी फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है, पर उस बॉडी में कोई भी मोशन नहीं है। ठीक है, उन दोनों बॉडी के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे देखते हैं हम इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट इज़ अ फ्रिक्शन ऑफर्ड व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। ये कैसा फ्रिक्शन है? ये एक ऐसा फ्रिक्शन है जब, मतलब ये फ्रिक्शन कब लगता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड हो रही हो। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम एक सरफेस पे या हम एक कार्डबोर्ड पे एक छोटा सा बॉक्स रखते हैं और उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, तो वो जिस तरफ ढलान होगी, जिस तरफ मतलब स्लाइड नीचे होगी, उस तरफ की ओर मोशन में चला जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है इसमें रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज़ द फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ये फ्रिक्शन कब लगता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रोल हो रही हो, यानी गोल गोल घूम रही हो। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। आई होप आपको टॉपिक समझ में आए होंगे आज के, और चैप्टर भी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।